तो चीन सिर्फ सीमा पर घुसपैठ की कोशिश में नहीं जुटा है, बल्कि अब वो जासूसी जैसे कारनामों पर भी उतर आया है। चीन देश के अहम लोगों की संवेदनशील जानकारियों में सेंध लगाकर साजिशें रचने में जुटा है। चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बड़े विपक्षी नेताओं, देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, सांसदों, विधायकों, खिलाड़ियों और संगठनों की जानकारी हासिल कर रहा है। एक तरीके से उनकी जासूसी में जुटा है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि चीनी सरकार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी के जरिए ड्रैगन 10,000 से ज्यादा हस्तियों और संगठनों पर नजर रख रहा है। इस काम को जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी अंजाम दे रही है, जिसे हाइब्रिड वॉरफेयर का नाम दिया गया है। चीन की इस जासूसी लिस्ट में सिर्फ प्रभावशाली हस्तियां ही नहीं, देश के सभी क्षेत्रों में अहम पदों पर बैठे लोग और संस्थाएं भी शामिल हैं। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह कि सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई ऐसे दूसरे देश हैं जिनकी जासूसी चीन करवा रहा था। भारत में जहां 10,000 संगठनों पर चीन नजर रख रहा है, तो वहीं दुनिया भर के अलग अलग देशों में करीब 24 लाख लोगों पर, संस्थाओं पर, संगठनों पर चीन की नजर है। इनका डेटा चीन जुटाने में लगा है। चलिए एक बार ग्राफिक्स के जरिए नजर डाल लेते हैं कि किन लोगों की जासूसी चीन कर रहा है, किसके द्वारा यह जासूसी करवाई जा रही है और क्या मकसद है इसके पीछे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों में शामिल जिनकी जासूसी करवाई जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस लिस्ट में शामिल, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, सीडीएस बिपिन रावत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबड़े, 24 मुख्यमंत्री, 40 के करीब मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री इस लिस्ट में शामिल हैं। 16 पूर्व मुख्यमंत्री और करीब 350 सांसद जिनकी जासूसी चीन करवा रहा है। 70 मेयर भी जासूसी करवाए जाने की लिस्ट में शामिल हैं। कानून निर्माता, विधायक, मेयर, सरपंच समेत तो इन पर भी नजर है। प्रभावशाली हस्तियों के अलावा देश के सभी क्षेत्रों में अहम लोगों और संस्थाओं पर भी चीन की नजर है। अहम पदों पर बैठे नौकरशाह, जज, वैज्ञानिक, विद्वान, पत्रकार, अभिनेता, खिलाड़ी, आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, ड्रग्स तस्करी, सोना, हथियार या वाणिज्य तस्करी से सैकड़ों आरोपियों का डेटा भी चीन ने जुटाया है। चीन की शेनझेन और जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये जासूसी कर रही है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के लिए ये काम किया जा रहा है। चीन इस डेटा को हाइब्रिड वॉर के लिए जुटा रहा है। असैन्य तरीकों से चीन जमाना चाहता है अपना प्रभुत्व। क्या है मकसद, ये आपको बता रहे हैं। कंपनी ने खुद इसे इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन परसेप्शन मैनेजमेंट एंड प्रोपेगेंडा नाम दिया है। कंपनी अप्रैल 2018 में रजिस्टर हुई और अलग अलग देशों और क्षेत्रों में 20 प्रोसेसिंग सेंटर इसने स्थापित किए। तभी से गोपनीय तरीके से ये कंपनी जो है जासूसी का काम कर रही है और चीनी सेना और सरकार को अपना ग्राहक इस कंपनी ने बताया है। तो जो कंपनी चीन की यहां पर ये काम कर रही है इंफॉर्मेशन जुटाने का, उसने चीन की सरकार और सेना को अपना ग्राहक बताया है। 2018 में ये कंपनी बनी थी और तभी से ये अलग अलग देशों की जानकारियां जो है, कॉन्फिडेंशियल जानकारियां जुटा रही है। तो बौखलाया हुआ चीन अब जासूसी पर उतर आया है। जासूसी के पीछे का मंसूबा आखिर चीन का क्या है, किस तरीके से चीन अपना प्रभुत्व जो है अब जमाना चाहता है इस जासूसी के जरिए, इस पर हम ज्यादा बातचीत करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित मल्होत्रा और चंद्रमोहन शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे साथ जो अमित मल्होत्रा साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट जुड़े हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगी। अमित मल्होत्रा जी, ये जो चीन की तरफ से जासूसी करवाए जाने की बात सामने आई है, इसका खुलासा हुआ है, इसे कैसे देखा जाए? क्या माना जाए कि चीन जो है इस जासूसी के जरिए अपनी किन मंसूबों को अंजाम देना चाहता है? बेसिकली क्या है कि जो भारत और चीन की सीमा है, उससे जो एक साइबर इंटेलिजेंस फर्म है जिसका नाम है साइफरमा, जो कि कंपनी उधर स्थित है, जो कि फ्रंट के साथ रेगुलर इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है कि जो चीन है इसी चीन से हमारे भारत से टारगेट यदि चल रहा है तो हमारे भारत के लिए पर 3 तरह के साइबर अटैक हो सकते हैं। उनमें से सबसे बड़ा साइबर अटैक हमारे ऊपर कर देते हैं फेक आईडी के जरिए,
फिशिंग करके हम तक कोई भी लिंक भेजना और हम लोग इससे शिकार हो सकते हैं। अब थर्ड के मुताबिक कहा जा रहा है कि कारोबारों के लिए भी एक ना फिशिंग अटैक हो सकता है, साइबर हमला जो भी है हमारे जो चाइना के, ये हमारे सरकारी विभाग दफ्तर या फिर क्रेडिट मिल रहे हैं, जब अटैकर दावा कर रहे हैं कि 20 लाख लोगों की ईमेल आईडी इन तक पहुंच चुकी है। तो आप देखेंगे कि ना आपके पास कभी भी कोई मतलब फेक मेल आ सकता है, या फ्री कोविड-19 टेस्टिंग फॉर ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, या फिर कोई ऐसा मेल आईडी जिसमें मेल आएगा इधर POV 2019 gov। तो चाइना क्या है, इस टाइम हमारे ऊपर टोटल अटैक करने के लिए शिकार में है, क्योंकि जो हमने उनकी इधर ऐप्स ब्लॉक करी है, ऐप्स ब्लॉक करने के बाद हमारा पूरा जो डाटा उनके पास था, तो वो हमें रेगुलर मेल भेजते हैं। तो अमित जी, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किस तरीके से जुटाई जा रही है? क्या इसको ऐसे भी देखा जाए कि एक बड़ा साइबर थ्रेट जो है वो मिला है सिर्फ भारत को ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों को? क्या ये इतना आसान है, ये जानकारी क्या हासिल करना इतना आसान है किसी कंपनी के लिए? और इसी बीच हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं, एडवोकेट अर्चना शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं और कांग्रेस की प्रवक्ता चंद्रमोहन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। जी अमित जी। हाँ जी मैम इसे बचने के लिए क्या है कि हम लोग कोई भी हमें मेल आता है, अगर अननोन सोर्स से मेल आता है तो उसका URL प्रॉपर चेक करें, कोई भी सेगमेंट उसकी ना खोले। तो अगर हमें मेल सही लगता है तो हम ढूंढें, क्योंकि क्या है कि हमारे देश का पूरा डाटा चाइना तक पहुंच चुका है, पूरे मेल आईडीज हो गए, पूरे फोन नंबर हो गए। तो मतलब जब भी हमने नई ऐप चलाई है तो हमारे सारा का सारा डाटा उनकी पहुंच चुका है। तो वो हमें टारगेट इसलिए बना के चल रहे हैं क्योंकि उनके पास हमारे मेल के डाटा बेस है। तो हमें मेल भेज के किसी भी लिंक के थ्रू हमारे सिस्टम्स को हैक करना चाह रहे हैं, हमारे ब्राउजर्स को हैक करना चाह रहे हैं। तो जो भी हमारे मेल है हम लोग एनक्रिप्टेड मेल भेजें हमेशा, ताकि एनक्रिप्शन का यूज करें। अगर कोई हमें मेल भी भेजता है तो हम उससे भी ना कहें कि वो भी हमें एनक्रिप्टेड मेल भेजें। और जब भी हम लोग किसी भी मेल को खोलते हैं तो थोड़ा सतर्कता बरतें, ताकि किसी भी अननोन सोर्स से कोई ऐसा मेल ना खोलें कि हमें उसके बदले में हम लोग साइबर अपराध की शिकार हो जाए। तो मेल पे किसी भी अगर हमें संदेह हो तो हम लोग उसी मेल को उसी टाइम डिलीट कर दें और उसके ईमेल एड्रेस को भी ब्लॉक कर दें, ताकि हमारे साथ कोई भी फिशिंग अटैक ना हो सके। तो जो भी डोमेन वगैरह आते हैं मेल के, उसका भी खास ध्यान रखें, क्योंकि जो हमारी की साइट है उसका जो डोमेन नेम होता है .gov.in होता है। तो जो इधर हैकर्स है चाइना के, वो gov.in कर रहे हैं यूज, .gov.in या .in यूज कर रहे हैं। .in डोमेन है लेकिन उसके आगे gov लगा देते हैं हम लोग। तो हमें इससे ये फील होता है कि हमारा गवर्नमेंट की मेल आई है, तो हम लोग एक चीज खोल देते हैं। तो अगर कोई भी आपके साथ ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप incident@search.in.org.in पे जाके रिपोर्ट करिए उसी टाइम, ताकि सर्च हमारी एक ऐसी हमारे देश की साइबर सिक्योरिटी है जो कि किसी भी वल्नरेबिलिटी लूपहोल को उसी टाइम उठा के डालती है और उसको इफेक्ट करती है। जी AK मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप विदेशी मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी ये जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है, क्या माना जाए कि अब जो है साइबर युद्ध शुरू हो चुका है, या फिर इसका अलार्म जो है एक तरीके से बच गया है? और भारत कितना इसके लिए तैयार आपको दिखता है? क्योंकि अगर हम सामरिक मोर्चे पर देखें वहां तो हम अपनी तैयारी पूरी बताते हैं, लेकिन जो यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पर कितनी ज्यादा आप देखते हैं कि भारत मजबूती के साथ डटा है? मैम आपका कहना सही है। साइबर युद्ध जो है वॉर में एक नया वर्टिकल इमर्ज हुआ है, जब बिना गोली चलाए हुए ही बहुत सारी चीजें आपकी ध्वस्त की जा सकती हैं। पूरी इंफॉर्मेशन बेस्ड इंडस्ट्री और कंप्यूटर वगैरह, ईमेल से तो सारे बिजनेस और सारे आपके जितने भी प्रतिष्ठान है गवर्नमेंट वगैरह के सब चलते हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा और देश की जनता को बताना चाहूंगा कि अपने देश में काफी अवेयरनेस है इस चीज को लेकर। इस तरीके के स्पैम और हैकिंग के केसेस पहले भी होते थे और गूगल वगैरह भी इन सब चीजों को लेके अलर्ट करते रहते थे। हम लोगों को भी मेल आते थे, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में ये होती थी। लेकिन चूंकि अब ये वॉर लेवल पे जा रहा है और चाइना विलफुली इस चीज को कर रहा है, तो और एक्स्ट्रा जो है हम लोगों को क्यूरियस होना चाहिए और प्रोटेक्टिव होना चाहिए। पब्लिक के लेवल पे क्या किया जा सकता है, अवेयरनेस हो। गवर्नमेंट के लेवल पे क्या किया जा सकता है कि गवर्नमेंट इस चीज के लिए एक अलग से सेल बनाए। जितने भी आपके ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल, फेसबुक वगैरह, जो साइबर के फील्ड में हैं, किसी भी तरीके से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं,
उनको स्पेशल नोटिफिकेशन या गाइडलाइन जारी किया जाए कि आपको किन किन चीजों पे अलर्ट रहना है। ये उन कंपनियों की भी जिम्मेदारी है जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं, उनकी सर्विसेज इंडियंस लोग लेते हैं। अगर वो यहाँ पे सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर सकती हैं तो उनको इंडिया में ऑपरेट करने के लिए जो है अलाउ नहीं करना चाहिए। क्या आपको दिखता है ये सिस्टम इतना ज्यादा मजबूत है, जो अभी आपने कहा कि अलाउ नहीं करना चाहिए, इन सभी चीजों को जांचना परखना चाहिए, इन सारे आप पैरामीटर्स को देखते हैं कि वो पूरा किया जाता है जब भी किसी कंपनी के साथ में या कारोबारी के साथ में कोई डील आपस में होती है? देखिए मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से एक कोई फॉरेन की कंपनी अगर आती है इंडिया में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके तहत उसका रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक इसी तरीके से प्रोविजन ऑफ कोर्स होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, अगर नहीं है तो बनाना चाहिए जी। कहीं की भी कोई भी वेबसाइट हो किसी भी कंट्री की, अगर वो इंडियन मार्केट को, इंडियन पॉपुलेशन को एक्सेस लेना या देना चाहती है तो पहले उसको गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और गाइडलाइंस के लिए उससे हमें एग्री करवाना चाहिए कि हमारी ये गाइडलाइंस हैं। मैं समझता हूँ कि कोई इतना ज्यादा पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है। उसके पीछे रीजन है, रीजन ये है कि अगर हम वॉर टाइम पे देखें और जो हमारे सेंसिटिव गवर्नमेंट के प्रतिष्ठान है, रिसर्च सेंटर हो गए, डिफेंस से रिलेटेड जो हो गए, वो ऑलरेडी इन सब चीजों में प्रिकॉशंस लेके चलते हैं। उनके सारे कम्युनिकेशन वगैरह के लिए एक रिजर्व प्लेटफॉर्म होता है जिसमें सेफ्टी के बहुत ज्यादा नॉर्म होते हैं। वो लोग अपना गूगल वगैरह इन सब चीजों से जो है कोई बहुत सेंसिटिव डाटा गवर्नमेंट में इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट तक देना है तो वो जीमेल से या फेसबुक के मैसेंजर बॉक्स में नहीं देते हैं। तो दो लेयर हो गए, एक पब्लिक डोमेन हो गया और दूसरा हो गया सेंसिटिव डोमेन जिसमें कि गवर्नमेंट, मिलिट्री, डिफेंस ये सारी चीजें आती है। वो लोग ऑलरेडी इस चीज के लिए अलर्ट है। एक मिश्रा जी, जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, चाइना जो भी विदेशी दूसरे देशों की, दुनिया भर के दूसरे देशों की जानकारी जुटा रहा है, उसने इसे नाम दिया है हाइब्रिड वॉरफेयर। साथ ही इसमें इसे इंफॉर्मेशन पोल्यूशन परसेप्शन मैनेजमेंट और प्रोपेगेंडा यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है। तो इसे कैसे समझा जाए, आखिर क्या है ये हाइब्रिड वॉरफेयर? नहीं देखिए, ये कोई वार के लिए ये कोई जो है नया टेक्निक नहीं है। मैं आपको बताऊं, बहुत पहले 70-60 के दशक में भी जब वार होती थी तो परसेप्शन मैनेजमेंट या हाइब्रिड तरीकों का यूज किया जाता था, बशर्ते उस वक्त मीडियम कुछ और होता था। जैसे हेलीकॉप्टर से पंपलेट जो है गिराए जाते थे पब्लिक के बीच में, या कुछ अखबारों के थ्रू इस तरीके से जो है मैसेज दिया जाता था, यानी कि मास लेवल पर इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। मीडियम देखिए, मास लेवल पे इंफॉर्मेशन पहुंचा के परसेप्शन को चेंज करना। अब थोड़ा ये फास्ट हो गया है, इसकी पेनिट्रेशन लगभग हर हाथ तक हो गई है, जहां जहां मोबाइल है, आसान हो गया है ये दुश्मन के लिए। नेचर वाइज तो ये डेफिनेटली हर काल में, हर पीरियड में, हजारों साल पहले भी ये अवेलेबल था और इसमें कोई बहुत ऐसा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अपने देश में लोग काफी सक्षम है और फेक न्यूज से किसी एक भारतीय का परसेप्शन बदलने वाला नहीं है, ये मान के चलिए आप। क्या मौजूदा परिस्थितियों में आपको लगता है कि ये परसेप्शन नहीं बदल रहा है, या जिन मुद्दों को लेकर बात होनी चाहिए उनको ना लेकर किसी और ही मुद्दों को लेकर बात हो रही है? जैसे कि यहाँ पर जानकारी आई है कि सिर्फ यहाँ पर पॉलिटिकल हस्तियां ही निशाने पर नहीं है, खिलाड़ी भी हैं, नेता अभिनेता, यहाँ सभी लोग जो हैं इस लिस्ट में शामिल है जिनकी जासूसी करवाई गई है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, किस तरह से परसेप्शन को बदलने में ये सब जानकारियां यूज की जा रही हैं और कितनी खतरनाक हो सकती है? वार नहीं, खतरनाक तो ये बहुत होती है। एक सिंपल, अगर कोई बहुत सेंसिटिव अधिकारी है, पॉलिटिशियन है, और अगर वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक सिंपल 2 GB 4 GB के जो है पेन ड्राइव में या उसमें रखता है, अपने मोबाइल में रखता है, तो बिना कोई पैसा खर्च किए हुए अगर कोई हैक करता है तो पूरी इंफॉर्मेशन चली जाती है। मैंने आपको बताया मैनुअल प्रिकॉशन और टेक्निकल प्रिकॉशन। और दूसरी चीज रही बात ये, हमेशा से टारगेट पे वही रहते थे, मतलब हाई वैल्यू टारगेट ही रहते थे। एक कॉमन आदमी जो ठेले पे अगर फल बेच रहा है तो उसका मोबाइल हैक करके चाइना को या किसी को भी क्या मिलेगा? तो ये ऐसा बोला, ये कोई नई चीज नहीं है, मोडस ऑपरेंडी वही है, केवल तरीका या टेक्नोलॉजी बदली हुई है और इससे हम अलर्ट हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी ये अलर्ट जारी किया, मीडिया में भी ये सारी चीजें आ गई कि भाई चाइना ऐसे ऐसे कर रहा है, आप लोग अलर्ट हो जाइए। और जो हाई वैल्यू टारगेट होते हैं जिनको दुश्मन देश टारगेट करता है, तो वो जब किसी प्रोजेक्ट पे लगते हैं या जॉब जब शुरू करते हैं तो ये प्रिकॉशन उनको शुरू में ही बताए जाते हैं और वो लोग
डे टू डे अपने लाइफ में फॉलो करते हैं इन प्रिकॉशंस को, फिर भी हजारों लाखों करोड़ की पॉपुलेशन में एक दो इंसिडेंट होना जरूरी है। उसके लिए जो मैंने 2-3 तरीके अभी बताए हैं, हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन जो है हर आदमी को लेना चाहिए। एक क्वेश्चन आपका बहुत ये था जो परसेप्शन बदलने से रिलेटेड अभी आपने पूछा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एक भारतीय है, भारत में पैदा हुआ है, जिसके पुरखे यहाँ रहे हैं, ऐसे एक दो परसेप्शन बदलने के इफर्ट्स नहीं, हजारों परसेप्शन बदल। आज कौन सा ऐसा भारतीय है जो चाइना के फेवर में नारे लगाएगा, एक दो गद्दारों को छोड़ के? तो भारतीयों का परसेप्शन अपने राष्ट्र के लिए, अपने कल्चर के लिए बदलना इतना आसान नहीं है। हजारों साल से कितने बार अटैक करके इस परसेप्शन को बदलने की कोशिश की गई है, लेकिन हमारी मान्यताएं, हमारे परसेप्शन, हमारे जो कस्टम्स हैं, वो आज तक कोई बदल नहीं पाया। हजारों साल से वो उसी तरीके से चली आ रही है। तो इस वॉर फेवर को लेकर के अलर्ट रहने की जरूरत है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ए के मिश्रा जी हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। और बीजेपी की प्रवक्ता एडवोकेट अर्चना शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। अर्चना जी, यहाँ पर चाइना की ये जो नई चाल है, क्या लगता है इसका जवाब भारत किस तरीके से देने में सक्षम है और कैसे जवाब दिया जाएगा इस नई चाल का? देखिए, मैं इस विषय पे सभी को पहले मेरा नमस्कार। और आज एक बड़ा शुभ दिन है कि 14 सितंबर का हिंदी दिवस है। इसके लिए मैं सभी देशवासियों को जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहती हूँ। और जो बात आपने कही कि इसका जवाब कैसे देगा भारत और कैसे देने में सक्षम है, उस विषय में मैं इतना ही कहूंगी कि भारत ने पहले ही इसका जवाब दे दिया है। और जासूसी कोई एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, जासूसी तो शुरू से होती चली आई है, युगों से जासूसी चल रही है। जब हमारे ये सिस्टम नहीं थे तब भी जासूसी चलती थी। इसके बहुत सारे प्रकरण हैं ऐसे। हाँ, आजकल क्या है, लेकिन ये जो आज हथियार यहाँ पर लग गया है एक तरीके से सोशल नेटवर्किंग का, या जो सोशल प्लेटफॉर्म साथ में है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उसके साथ में आज हम इतना ज्यादा रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकते हैं। ये नहीं कह सकते, जैसे अभी आपने कहा कि इतना परेशान होने की बात नहीं है। क्या वाकई में आज की संदर्भ में बात करें तो आपको लगता है कि आज भी ऐसे ही हम कह सकते हैं? आज हमें अलर्ट होने की ज्यादा जरूरत है, परेशान होने से ज्यादा। हमें अलर्ट रहना होगा, एवरी स्टेज पर हमें अलर्ट रहना होगा, पहले से ज्यादा अलर्ट रहना होगा। क्योंकि आजकल क्या है, सारा टेक्नोलॉजी का यूज हो गया है। ना तो हम टेक्नोलॉजी को छोड़ के आज के समय में सर्वाइव कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी के साथ ही हमें सर्वाइव करना है। तो टेक्नोलॉजी के जो भी प्रिकॉशंस हैं, जो भी अलर्टनेस है, वो हमें रखनी पड़ेंगी। चंद्रमोहन शर्मा जी, ये जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है और चाइना की एक नई चाल सबके सामने आ गई है, क्या लगता है इसका जवाब हम कैसे देंगे? इसका जवाब तो सरकार को सबसे पहले निकालना चाहिए, उसको कहना है ये भी खबर इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा देश की जनता को, देश के सोशल मीडिया को मिली जाकर कि चाइना हमारे 10 से 15,000 ऐसे व्यक्ति और ऐसी संस्थाओं की टिकट जासूसी कर रहा है। मेरी बात इसमें बैठनी चाहिए कि जासूसी होती रहती है, ये नॉर्मल सी बात है, जासूसी होती रहती है, लेकिन जिस देश की जासूसी स्ट्रोंग होती है और जो किसी देश की दूसरे जासूसी को रोक सकता है, आने वाला वक्त और आज का वक्त उसका होगा। हर बार आप सेना के पीछे खड़े होके अपनी गलतियों को नहीं बचा सकते, ना ही आप उन्हें छुपा सकते। आप कहीं ना कहीं गलत होते हैं, हर बार गलत होते हैं, फिर उसको आप छुपाने के लिए तो सेना का सहारा ले लेते हैं या किसी मजबूरी को सामने रख देते हैं, परिस्थिति को उसका एडवांटेज लेने के लिए। आप इतनी गंभीर विषय के ऊपर ये बात कह रही है कि जासूसी होती रहती है। आप इस बात को समझे कि चाइना कब से जासूसी कर रहा था। सरकार का जो तंत्र है, जो सरकार का खुफिया तंत्र है, सरकार की अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा पीएमओ है, इतने बड़े डिवीजन होने के बावजूद हमें पता ही नहीं चला कि चाइना हमारे इतने इंपॉर्टेंट सेक्टर में घुसकर जासूसी कर रहा है और हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट अटैक कर रहे हैं। जब हम चाइना को इतनी बड़े स्टेप पर अटैक करना है तो हमें किस बात से पीछे कर रहे हैं, हम तो उस चीज का वेट कर रहे हैं। आप अपनी गलतियों को, जब आप पे प्रेशर आता है, उसको आप घुमा के विपक्ष पे डालने की कोशिश करते हो। विपक्ष आपके साथ है, हम पूरे दल और मन तन से आपके साथ खड़े हैं, लेकिन कहीं आप गलत हो तो, सोए हो तो आपको जगाना हमें आवश्यकता है, इसलिए हम आपको जगाते हैं। इससे पहले ए के मिश्रा जी बहुत बुद्धिमान है, उन्होंने कई ऐसे विषय और कई ऐसे टॉपिक बात खोले
लेकिन शायद मेरी बहन ने उनकी बातों को गौर नहीं करा कि उन्होंने जहाँ कई चीज बताई उसमें कुछ चीजें ये भी बताई कि देश की सुरक्षा के लिए जासूसी के साथ साथ क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं। अगर कोई भी देश जासूसी को नहीं रोक पाया और जासूसी उसके इंटरनल फैक्टर में घुस जाएगी तो फिर वो देश का सुरक्षा तंत्र क्या करेगा। हम हर बार तो सेना के वोट नहीं ले सकते। सेना का जवान अपना घर परिवार छोड़ के बॉर्डर पे खड़ा है, लेकिन जो सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो उसको बैकअप देना चाहिए। वो बैकअप फेल होने का कारण तो सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है और सरकार उसमें विफल है। अर्चना शर्मा जी, जी अर्चना शर्मा जी, कुछ वक्त पहले ये मुद्दा भी खूब खबरों में छाया रहा था, सुर्खी में रहा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को कितना जो डोनेशन है वो चाइना की तरफ से दिया गया या कितना कांग्रेस ने डोनेशन लिया है। हम ये जानकारी तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ जरूर चूक जाते हैं कि चाइना कितने वक्त से या किन किन लोगों की जासूसी करवा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति की जानकारी यहाँ पर हासिल हो रही है गुपचुप तरीके से। तो क्या हम ये ना कहें कि हमारा जो गुप्त सूचना तंत्र है वो बहुत संकुचित हो गया है, या उसको इस बारे में इल्म तक नहीं कि चल क्या रहा है, आखिर दूसरा देश कहाँ तक अंदर तक घुस गया है। अगर 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 हमारा खुफिया तंत्र हमारा कमजोर हो गया होता तो ये खबर तो आज भी हम पर नहीं होती। ये न्यूज हमें कैसे प्राप्त हुई होती कि वो हमारी जासूसी कर रहा है। जब हमारा खुफिया तंत्र मजबूत है तभी आज हम इस बात पे चर्चा करने के लिए इस चैनल ये बात खुफिया तंत्र के हवाले से नहीं आई है, ये एक अखबार के रिपोर्ट जो छपी है उसमें, और वो भी विशेषज्ञों ने एक सर्वे किया, जानकारी हासिल की, ये वहां से खबर लीक हुई है। ना ये इन्फॉर्मेशन सरकार में नहीं है, सरकार के किसी तंत्र ने इन्फॉर्मेशन को डिक्लेयर नहीं करा, इसको इंटरनेट पर अपने न्यूज पे एक्सक्लूसिव न्यूज बनाकर दिया है। मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी से वो करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ पर जो है बजाय इस बात की कि हमें खुफिया तंत्र से कैसे अलर्ट रहना है, किस तरह हमें सावधानी बरतनी है। सवाल तो अर्चना जी उठता ही है ना कि हमारा खुफिया तंत्र आखिर कितना काम, किस तरीके से कितना खुफिया काम कर रहा है, किस तरह की जानकारियां वो जुटा रहा है। क्योंकि अगर इस तरह की चीजें कहीं दूसरे माध्यम से निकल के आती हैं तो ये तो जो सरकारी एजेंसियां हैं उन पर सवाल तो खड़ा होता ही है। मेरे घर की सुरक्षा पूरी नहीं होगी तो क्या मैं अपने माता पिता से क्वेश्चन नहीं कर सकता? अगर मैं अपने माता पिता से क्वेश्चन करता हूँ तो इसका मतलब मैं गलत हूँ? कहने का, मुद्दा उठाने का नहीं, सभी की सुरक्षा का जिम्मा किसके हवाले है? सरकार ही तो करेगी, लेकिन अगर सरकार खुद अपनी जो निजता है उसे नहीं बचा पा रही है तो फिर देश की जो सुरक्षा है उसमें सेंध लगाना तो बहुत आराम से, बहुत आसान काम है। मेरा ये सरकार अपनी निजता बचाने में पूर्ण रूप से सक्षम है, अपनी देश की सीमाओं को बचाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। सरकार अपने हर काम में पूर्ण रूप से सफल हुई है और आगे भी सफल रहेगी और पूर्ण रूप से सारे सक्षम कार्य कर रही है। मेजर जनरल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेजर जनरल रंजीत सिंह, आप विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत है आपका मेजर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा अभी यहाँ पर चर्चा चल रही है कि किस तरीके से यहाँ पर खुफिया जानकारी जो है चाइना की तरफ से कंपनी जुटा रही थी चाइना सरकार के लिए, तो ये कितनी ज्यादा घातक साबित हो सकती है। और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के कई अलग अलग देश यहाँ पर शामिल हैं। करीब 24 लाख लोगों का डेटा चीन जुटा रहा था खुफिया तरीके से। तो इस सब के पीछे का आखिर मंसूबा क्या हो सकता है या क्या है? कायनात जी, एक बार फिर धन्यवाद आपको, ये खबर फास्ट आपने बुलाया। मैं ये आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ, चाहे चाइना ने हमारे 10 लाख या कितने का डाटा ले लिया हो, ये इंडिया इससे पहले से ही खबरदार है। इसलिए 224 चाइनीज ऐप पहले बंद कर दिए थे और ये चाइना पूरे वर्ल्ड का करता रहता है। कभी वो भाले उठा लेता है, कभी वो लकड़ी के ऊपर तार बांध लेते हैं, ये कभी वो क्रिमिनल्स को बॉर्डर पर भेज देते हैं। ये सब बंदर घुसते हैं चाइना के। आज पूरा वर्ल्ड इंडिया के साथ है। हमारी डिफेंस इंस्टॉलेशन, हमारी डिफेंस सिक्योरिटी 100% सेफ है। चाइना के पास कुछ भी नहीं है इसके बारे में उनके पास। आज अगर हमने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों में चाइना का वो हालत किया है, चाइना को पता लगा तो कितने सालों से हम उनको ट्रेन कर रहे थे। आज हमने खुद लीक आउट किया अपनी खबरों को, तो हम भी इंटेलिजेंस ले रहे हैं। इसमें कोई ज्यादा घबराने की
बात नहीं है। नहीं, वहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं- मेजर जनरल रंजीत जी, जिस तरीके से कुछ वक्त पहले सेना प्रमुख ने कहा था कि अब जमीन पर युद्ध जो है आने वाले वक्त में भविष्य में जो युद्ध होंगे वो जमीन पर ना होकर के अब साइबर युद्ध होंगे, तो इस हाँ। साइबर युद्ध के लिए उन्होंने कहा था कि हमें तैयार होने की जरूरत है। ये तैयारी कहाँ तक है? ये जो जानकारी निकलकर सामने आई है, इससे क्या लगता है कि हम उतने ज्यादा तैयार हैं अभी? देखो, साइबर युद्ध के लिए हम बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं और स्पेस में हम चाइना से कम नहीं है। अगर स्पेस टेक्नोलॉजी आप देखिए उसमें हम कम नहीं है, तो इसलिए इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये जितना भी चाइना जो ड्रामा कर रहा है ये चारों तरफ से गिर रहा है। चाइना का हाल खराब होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए इंडो पैसिफिक जो नई कमांड बनी है, इंडो पैसिफिक जो चार्टर बन रहा है, क्वाड एक्सटेंड कर रहे हैं, C7 में इंडिया को सपोर्ट किया, UNSC में उसको बढ़ने भी जा रहे हैं और UNSC में 184 वोट इंडिया को मिले हैं। तो चाइना बहुत घबराया हुआ है। अभी रिसेंटली ब्लैक टॉप पे क्या हुआ है? ब्लैक टॉप पे चाइना को खबर क्यों नहीं मिली? अगर चाइना की इंटेलिजेंस इतनी तेज थी तो चाइना को क्यों नहीं पता लगा कि भारत ब्लैक टॉप पर पहुंचने वाला है? कहाँ की चाइना की इंटेलिजेंस? उससे पहले ही 24 घंटे पहले इंडिया पहुंच गया वहां पर। तो ऐसा है कहना कि ज्यादा इसको फूक देने की जरूरत नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट क्या है कैनेडी स्कूल की, उससे घबराया हुआ चाइना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है इंडिया और चाइना का अगर आज होता है, इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स चाइना से बहुत आगे है। चाइना स्टैंड नहीं कर पाएगा अब का वार, तो इससे है चाइना की दिक्कत। वन चाइल्ड पॉलिसी है चाइना की। तो चाइना का जो बेचारा जवान 2 साल 3 साल नौकरी करने आया है वो वापस आना चाहता है। हमारा जवान जो देशभक्त है तो लड़ने के लिए भी तैयार है और मरने के लिए भी तैयार नहीं, है। मैन टू मैन अगर यहाँ पर लड़ाई की बात होती है तो यहाँ हम जरूर कहेंगे कि हम बहुत ज्यादा चाइना के लिए तैयार बैठे हुए हैं मैन टू मैन वॉर के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर टेक्नोलॉजी के थ्रू किसी तरीके की घुसपैठ होती है, कोई यहाँ पर जानकारियां लीक होती है या उसके जरिए कोई प्रोपेगेंडा चीन फैलाता है, तो उसके लिए मैं यही जानना चाह रही हूँ कि कितनी तैयारी भारत की है। इसके लिए हमारे साथ में जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं अमित मल्होत्रा वो जुड़े हैं। अमित जी, अभी कुछ देर पहले जो हमारे साथ मेहमान जुड़े थे AK मिश्रा जो विदेशी मामलों की जानकार थे, उन्होंने कहा था कि मैनुअल प्रिकॉशन और टेक्निकल प्रिकॉशन की जरूरत है। तो इस वक्त यहाँ पर आप कहाँ देखते हैं कि किस स्तर पर भारत है या कितनी तैयारी है भारत की? मैम एक्चुअली क्या होता है कि हमारा पहला वर्ल्ड वॉर था वो लैंड पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा लैंड वाटर से हुआ, थर्ड वर्ल्ड वॉर लैंड वाटर एंड एयर से हुआ। अब माना जाता है कि जो अगला हमारा वॉर होगा वो वर्ल्ड वॉर ना होगी, साइबर वॉर होगी, साइबर अटैक होगा, जो कि चाइना उसी चीज की कर चुका है। तो जो हमारा सर्च होता है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इधर हर चीज की एक सर्च होती है जो कि अपने जो भी लूपहोल्स होते हैं, कमियां होती है, उनको लगाना उसके ऊपर डालती है। तो सर्च के द्वारा बताया गया है कि कुछ इंटेलिजेंस कंपनियां उन्होंने बताया गया है कि चाइना के पास हमारे देश का 20 लाख से ऊपर का डाटा बेस है, जो कि हमने अपने यहाँ पे टिकटॉक जैसी ऐप वगैरह डाल के अपना डाटा कुछ शेयर किया चाइना की तरफ। तो उन्हीं ऐप के जरिए चाइना उन चीजों का फायदा उठा के हमारे ऊपर डायरेक्ट अटैक करना चाहता है। तो इसकी सेफ्टी यही है कि हमें खुद ही साइबर अवेयर होना पड़ेगा, ताकि कोई भी अननोन सोर्स से मेल आता है, कोई लिंक आता है, जब कुछ भी आता है तो इसका क्लिक ना करें, ताकि हम खुद ही जानकारी जब उन पर क्लिक कर देंगे तो हम अपने आप को अपने आसपास के लोगों को नहीं बचा पाएंगे। तो हमें इससे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि हमें खुद ही एकदम सतर्कता एकदम देखते हुए बरतते हुए खुद आगे बढ़ सकते। जैसे अमित जी, यहाँ हम जैसे अभी पढ़ रहे थे, ये जानकारी मिली कि ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर होता है इसके तहत जो दुश्मन देश होता है उसकी आर्थिक गतिविधियों में बाधा डाली जाती है, सामाजिक ताने बाने को खराब करने की, विद्वेष की भावना यहाँ पर डाल दी जाती है। साथ ही जो यहाँ पर संस्थाएं होती हैं उनको खोखला करने का काम, राजनीतिक नेतृत्व और उसकी क्षमता को कलंकित करने की कोशिश यहाँ इसके तहत की जाती है। तो जैसे अभी कुछ वक्त पहले फेसबुक को लेकर के राजनीतिक पार्टियों ने सवाल उठाए थे, उस पर चलने वाली जो खबरें होती हैं, ये कहा गया था ये कहां से आ जाती हैं, कैसे आ जाती हैं, और एक जो खबर वायरल होती है उसके बाद में पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि इसका मीडियम क्या था, कहां से आई, और जब तक वो
उसका पता लगाया जाता है, कोई भी ऐसी खबर जो समाज के ताने बाने को खराब कर सकती है, समरसता को बिगाड़ सकती है, तब तक वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाती है। तो यहाँ पर ये ज्यादा जानना जरूरी हो जाता है कि ये जो अब हाइब्रिड वॉरफेयर की बात सामने आ रही है चाइना की तरफ से, और सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल कर रहा है चाइना इसका, तो ये कितना ज्यादा घातक है इस वक्त में, मौजूदा स्थिति में? मैम, हाइब्रिड वॉर जो बोला जा रहा है, ये एक वो टेक्नोलॉजी का बोल सकते हैं कि आजकल से हम लोग सभी लोग इसमें फोन से कनेक्टेड होते हैं अपना इंटरनेट से। तो फोन से कनेक्टेड होने के बावजूद क्या उसके फोन में हमने अपना ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर करा होता है। जैसे कि मैंने बताया कि 20 लाख ईमेल आईडी हमारी हैक हो चुकी है, जब चाइना के पास पहुंच चुकी है। तो इसके जरिए क्या चाइना के पास बात कर रही है अमित जी, आपकी जी हमारी ईमेल के जरिए हमारे फोन को एक्सेस कर सकते हैं। फोन को एक्सेस करने के बाद हमारी लोकेशन, हमारा डेटा बेस, हमारा कोई भी कॉन्टेक्ट हो गया, कुछ भी चीज, इवन तक हमारी, क्या यहाँ ये कह सकते हैं क्या जो हमारा स्मार्टफोन है वो भी एक जासूस की तरह से काम कर रहा है? हमें जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी हमारी जानकारी जो है उस इंसान को है, उस शख्स को है जो यहाँ पर कई एप्लीकेशंस या ऐप के थ्रू वो जानकारी ले रहा है। प्लेटफॉर्म होता है डार्क वेब करके। अगर आप उस डार्क वेब पे अभी भी जाते हैं तो आपको दिख जाएगा कि चाइना जो प्लानिंग कर रहा है वहाँ पे सारी की सारी प्लानिंग अवेलेबल है, और वो हमारे फोन के थ्रू हमारे देश को खोखला करना चाहता है, देश के थ्रू हमारे ऊपर एक वॉच करना चाहता है, हमारी हर इन्फॉर्मेशन को गेन करना चाहता है हमारे स्मार्टफोन देने के लिए। चंद्रमोहन शर्मा जी, तमाम अभी हम इसी मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर कितनी ज्यादा तैयारी हम रख पा रहे हैं या है हमारी। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है हम कितना मजबूत हुए हैं? हालांकि सरकार यहाँ पर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उसे बढ़ावा देने की बात तो करती है, लेकिन सिक्योरिटी की जब बात आ जाती है उसमें हम कितना जो है आगे निकल पाए हैं, कितना कामयाब हो पाए हैं उसे सिक्योर करने में? देखिए, हमारी जो सरकार है, जो सरकार के 70 लोग हैं, वो पुरानी गलती अगर कोई हुई और पुराना कोई उससे सीख नहीं देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में बोला था कि एक ताकतवर देश और मक्कार झूठे देश से हमारा मुकाबला है। उसके बाद 1962 और 67 में चाइना के अंदर इंदिरा गांधी ने नाथूवाला के अंदर जोर से जवाब देते हुए जवाब देखो तो मुंह तो टक्कर दी। उसके बाद से निरंतर हमारी सरकार ने चाइना के साथ अपने संबंध बनाते हुए और उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि आज हम उसके अधीन हो गए। यही कारण है कि सरकार को ये पता ही नहीं चला कि कब वो अपने खुफिया तंत्र की एंट्री इन सिस्टमों के तहत करते हुए यहाँ तक पहुंच गया। ये फेलियर है सरकार का। अब बात आती है, जब आपको पता है कि चाइना के साथ 1962 हम लड़ चुके, 1970 हम लड़ चुके हैं, और ठीक है अगर आप कोई बात करके आप उस गलती को कहते हो, तो क्या आज आप प्रश्न चिन्ह पे खड़े नहीं होते कि आप वापस उसी गलतियों को दोहराते हो? आप सेना को फ्रीडम नहीं देते हो, आप उसी चीजों के अंदर जो जासूसी हो रही है उसको छुपाते हो और उसको डिक्लेरेशन नहीं देते। जब विपक्ष आपसे सवाल पूछता है तो आप उस विपक्ष के जवाब को बजाय उसको ठीक ढंग से जवाब देके उसको घुमा के विपक्ष को गलत साबित करने की कोशिश करते हो। ये विपक्ष भी वही है, ये सरकार भी वही है। जब 1962 की लड़ाई हो रही थी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेहरू जी पे पेशेंट करा था और उन्होंने सदन की मांग करी थी। तो नेहरू जी ने सदन लगाया और सदन के अंदर चाइना 1962 की लड़ाई की सारी जानकारी दी। ये हमारे देश का संविधान है, ये हमारे देश की सरकार है। लेकिन आज की सरकार दुर्भाग्यपूर्ण हम ये मानते हैं कि वो जो करती है उसका निर्णय ना तो मीडिया तंत्र के पास जाता है ढंग से जो संसद में आना चाहिए, और ना ही वो विपक्ष को या किसी और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर। ऐसे बहुत सारे हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे राजनीतिक हैं जो चाइना के अच्छी नीतियों की और उसकी जो कमजोरियों को बता सकते हैं। लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को फेलियर के टुकड़े से छुपाने के लिए और उन चीजों से अपनी घमंड नीति के कारण उनको अपने साथ जोड़ना नहीं चाहती, जिसके कारण हम चाइना के प्रेशर के पास आ रहे हैं। क्यों नहीं चाइना के लिए हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पा रहे? सिर्फ ऐप भी एक डिसीजन नहीं है कि हमने ऐप बंद कर दिए तो हम छाती छोड़ दें। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अपना वक्त मोर को दाना खिलाना या बंदर है कुत्ते पालना या टायर और पैंचर में वक्त गुजार रही है, जो देश के लिए बहुत घातक है। ये बात तो पुराने रक्षा विशेषज्ञों ने बताया कि चाइना ने बहुत सारी जगह कब्जे कर ली है। तभी तो 9 डेट को 20 जवान शहीद हुए देश के।
उस पर सरकार कोई बात नहीं करना चाहती। तो हम सरकार को निवेदन करते हैं कि चाइना को हल्के में ना ले। चाइना एक मक्कार देश है, वो कहेगा कुछ करेगा कुछ। उसके लिए भूतपूर्व सैनिकों के साथ बैठ के नीति बनाई जाए और चाइना के अगेंस्ट कठोर से कठोर कार्रवाई। अर्चना शर्मा जी। जी, मैं ये जो अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता भाई ने कहा उनका मैं जवाब देना चाहती हूँ। आज चाइना सरकार इतनी मजबूत है आज कि चाइना आक्रमण करने की या कोई और उसकी बात तो सोच ही नहीं सकता। वो आंख उठा के देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है हमारे पास। आप मेरी 20 जवान मेरे देश के शहीद हो गए। 23 स्क्वायर मीटर एरिया में वो कब्जा कर चुका है। तब से अब तक न जाने कितनी कोर कमेटी की, कमांडर कमेटी की, मंत्री मिटाले की, पीएमओ की मीटिंग हो चुकी है। हमारे रक्षा मंत्री, हमारे विदेशक मंत्री ये बात कह चुके हैं कि 1962 से खतरनाक दौर है। आप फिर ये बात कह रहे हैं कि नहीं, या तो आप मान लीजिए कि बिल्कुल सबूत है, या तो आज आप कह दीजिए कि चाइना के साथ कुछ नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया ऐसा दिखा रहा है। चाइना की हिम्मत नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में किसी की हिम्मत नहीं है जो हिम्मत नहीं है तो अंदर कैसे आ गया? अर्चना जी जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना बहुत आगे है और अब वो उसी हथियार को इस्तेमाल कर रहा है, भारत ही नहीं दूसरे और देशों के खिलाफ भी। तो ये किस और इशारा कर रहा है? बजाय इस पर ध्यान देने के अगर हम सिर्फ पुराने इतिहास में की गई गलतियों को या बातों को, घटनाओं को दोहराते रहेंगे तो क्या लगता है हम ऐसे में मुकाबला कर पाएंगे? मैम मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज भारत की जो स्थिति है वो पिछले 70 सालों में कभी नहीं रही। आज LAC से लेके LOC तक भारत की स्थिति इतनी मजबूत है। भारत हर तरीके से युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। मैम किसी भी तरह भारत की स्थिति जो है ऐसी नहीं है जो कहीं भी भारत की स्थिति पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है। भारत की हर लोग आपके साथ हैं। लेकिन विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हमारे साथ ना खड़ा हो। विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हमारी तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत कर रहा हो। हाँ, एक विपक्ष पार्टी हमारी जरूर है जो हमारी हाथ पे आ गया घूम के करती है। विपक्ष पार्टी आपसे पहले खड़ी हुई है। देश को आजादी दिलवाने के लिए कांग्रेसियों ने अपने जान। अमित जी मैम, साइबर सिक्योरिटी के मामले में हमारा भारत जो है आज भी 19 नंबर पे आता है और चाइना उससे ऊपर आता है। हमारे पास साइबर सिक्योरिटी को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी हमारा भारत जो है, हमारे भारत के लोग इतने अवेयर नहीं है क्योंकि हमारा भारत अभी हाल फिलहाल फीचर हुआ है। अमित जी, दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा उन्नत होती जा रही है, बहुत डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, लेकिन क्या उस हिसाब से जो सिक्योरिटी होनी चाहिए उसके हिसाब से तैयारी हो रही है या की जा रही है? कोई ऐसा चैनल यहाँ पर बनाया गया भारत ने कि हम इस तरह के मामलों से बच सके? मैम, साइबर सिक्योरिटी को लेकर कोर्सेज भी लॉन्च किए जा रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस भी दी जा रही है। तो ये सब चीजें चल रही हैं, लेकिन फिर भी हमारे भारत देश के जो लोग हैं अभी इतने सक्षम नहीं है कि वो साइबर ऐसी क्या आप देखते हैं कोई ऐसी सेंसरशिप है कि वो तुरंत प्रभाव से काम करे? अगर कोई भी गलत संदेश, गलत मैसेज या कोई ऐसा ऐप आ रहा है जिसके जरिए लोग धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं या कोई प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है तो उस पर अंकुश लगाया जा सके, कोई ऐसा हमने हमारे भारत मीडियम डेवलप किया है? समझदार नहीं है। आपको एक फोन आता है, आपसे इधर OTP की बात करी जाती है तो हम लोग अपना OTP शेयर कर देते हैं। ठीक है मैम, हमारे भारत देश में अभी लोगों को इतनी समझ नहीं है कि अगर कोई अननोन सोर्स से मिल आ रहा है हम लोग उसको खोल देते हैं झटपट। तो हमें क्या थोड़ी सी साइबर अवेयरनेस अगर हम लेके करते हैं तो हम अपने आप सिक्योर हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी अगर हम पे हमला करता है, अगर साइबर हमला करता है तो हमें उसको पहल करके अपनी सब कुछ दे देते हैं, तभी वो हम पे हमला कर पाता है। तो इसलिए कहीं कि साइबर सिक्योरिटी को, साइबर क्राइम का ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी ग्रोथ जो है अभी इंक्रीज नहीं हुआ है, हम पीछे हैं उस लेवल से। जी अर्चना जी, क्या कहेंगे आप? हम ये बात सही है भाई कि हम लोगों को थोड़ा और प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। ऊपर इस विषय में टेक्नोलॉजी और डेवलप करने की जरूरत है, इस तरह के हमें ऐप लाने की। लेकिन हमारे साइंटिस्ट हर चीज पर काम कर रहे हैं, हर पहलू पर देश की रक्षा पे गवर्नमेंट काम कर रही है और जो भी प्रिकॉशंस हो सकते हैं हमारे सक्षम है। हमारे अजित डोभाल जी सक्षम है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी सक्षम है, हमारे रावत जी सक्षम है, CDS हर कोई हमारे हर कोई हमारी सरकार का हर पार्ट जो है इतना सक्षम है कि अपने लेवल पर हर कोई जो है स्टेप उठा रहा है।
मेजर जनरल रंजीत सिंह जी, क्या लगता है यहाँ पर ये जो जानकारियां हैं कैसे एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल इनका किया जा सकता है और क्या अपने मंसूबे को कामयाब कर सकता है इसके जरिए चाइना? भारत ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रिया और कनाडा, जर्मनी जैसे देशों की भी जानकारी चाइना ने इस खुफिया तंत्र के जरिए जुटाई है, इनकी भी जासूसी की गई है। मैम, किसी एक इंसान ने बताया था कि चाइना एक रोग स्टेट है, चाइना ने ही ये जो कोरोना फैलाया है उसमें कोई डाउट नहीं। चाइना इतना खतरनाक देश है, ये हमें पूरा पता है बियॉन्ड डाउट। और जो साइबर वॉरफेयर ये करना चाहता है, जैसा उसने LAC को मार खाई है ऐसा साइबर सिक्योरिटी भी मार खाएगा। पूरा वर्ल्ड आज के खिलाफ है। चाइना का दोस्त कौन है? पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, टर्की, बस 3 देशों से वो वर्ल्ड को जीत लेगा। इसलिए चाइना जो है एक ऐसी नीति पर जा रहा है अभी कि किसी ढंग से वो इंडिया को दबाए, इंडिया को कहीं दबा सकता है। चीन मार खा रहा है, साउथ चाइना चीन मार खा रहा है। और साइबर सिक्योरिटी में हम इतने कम नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसने खबर ले ली, हमारे पास कौन सी करना, हम आप इसको टीवी पर बताएंगे। आज ब्लैक टॉक कैसे लिया इंडिया ने, कैसे ले लिया चाइना के बाद। लेकिन मेजर जनरल रंजीत सिंह जी, ये जो जानकारियां हैं ये आप भी जानते हैं कि कितनी घातक भी साबित हो सकती हैं। एक देश दूसरे देश के लिए क्या सोचता है, क्या रणनीति है, अगर ये इन्फॉर्मेशन किसी तीसरे देश को दे दी जाए या लीक कर दी जाए तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और चाइना के पास में ये जानकारियां कह सकते हैं कि पहुंची हैं या उसने हासिल कर ली हैं, तो ये कैसे इस्तेमाल हो सकती है? दुनिया भर में कह सकते हैं कि एक तरह से युद्ध का माहौल बर्पा हो सकता है। जी, हमारी कोई भी सिक्योरिटी की जो इंटेलिजेंस है वो चाइना के पास नहीं है, सिवाय लोकल डिप्लॉयमेंट। वो डिवीजन वहाँ पर है, ये कोड वहाँ पर है, हमारी उनके पास है, उनके हमारे पास, इसमें कोई दो राय नहीं। और बाकी जो चाइना अभी जो दोहराया हुआ है, ये आप देखना 1 महीना और लगेगा मुझे लगता है। अभी चाइना नेपाल के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू, और अभी ये साइबर वॉरफेयर छेड़ना चाहता है, साइको वॉरफेयर छेड़ना चाहता है, प्रेशराइज करना चाहता है, इंडिया को दबाना चाहता है। इंडिया अभी दबने वाला नहीं है। इंडिया की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों काफी एडवांस स्टेज पे है। तो कायनात जी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पॉलिटिकल सवाल नहीं करूंगा। 71 वॉर में जब इंदिरा जी ने डिफीट किया पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी ने उपस्थित होते हुए वहाँ पार्लियामेंट से इंदिरा जी की ट्वीट करता पार्टी की बहुत अच्छा है। आज देश को एक होने की जरूरत है, बस हम ये चाहते हैं देश एक होना चाहिए। चाइना ये चाहता है कि ये इंडिया की जो अलग अलग बातें जा रही है इससे हमारा देश कमजोर होता है। आज पूरा देश स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के साथ होना चाहिए। जो इंटरनल बातें हैं वो होती रहें, लेकिन बाहर जो बात जा रही है वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन की बात जानी चाहिए, क्योंकि चाइना को सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। और हमारे पूरे जो कंट्रीज हैं, चाहे वो आसियान है, चाहे वो नाटो के कंट्रीज हैं, क्वाड के कंट्रीज हैं, 2+2 इंडिया USA का है। नेक्स्ट मंथ मालाबार एक्सरसाइज होने जा रही है तीन ओशन के अंदर। चाइना पूरा दबाव है, चाइना को खतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इंडो पैसिफिक जो अभी क्वाड को एक्सपेंड कर रहे हैं उसमें क्या है, चाइना को कितना खतरा है? चाइना को खतरा है या वो दूसरे देशों के लिए खतरा बन गया है, थ्रेट बन गया है? चंद्रमोहन शर्मा जी, क्या लगता है यहाँ पर LAC पर सिर्फ उलझाए रखने की कोशिश एक तरीके से चाइना यहाँ कर रहा है भारत को, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से अलग ही कुछ यहाँ पर प्रोपेगेंडा वो चला रहा है और दूसरा ही कुछ उसके दिमाग में चल रहा है? देखिए कान्हा जी, हमें बड़ी सैनिक दृष्टि के साथ चाइना पे चाइना जहाँ एक तरफ तो बिल्कुल पूरी चालाकी के साथ बॉर्डर के ऊपर पूरा देश का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, बॉर्डर के ऊपर नए एक मतलब प्रथम कर रहा है। वहां पर वो हेलीपैड भी बना रहा है, वहां फौजें भी बना रहा है। उसके साथ साथ उससे अलग उलट जाकर वो बातचीत करने की तब्दीली कर रहा है। फिर तीसरे ड्राइवर के ऊपर वो हमारे आंतरिक मामलों के अंदर, हमारे आंतरिक सुरक्षा के अंदर आकर हमारे सुरक्षा तंत्र के अंदर एंट्री भी कर रहा है। तो बहुत चिंता का विषय है। इसके लिए चाइना को किसी भी तरह से ये देना ही नहीं चाहिए कि चाइना हमारा नेबरहुड कंट्री है या चाइना को हम किसी तरह का फेस कर सकते हैं। चाइना एक विस्तारवादी प्रवृत्ति का देश है, उसकी नीति बदल नहीं सकती, मक्कारी उनके रस में वाकिफ है। तो हमारे को बहुत समझ के साथ, मैंने फिर वापस आता हूँ इसी पॉइंट पे, इस देश के अंदर
बहुत सारे ऐसे भूतपूर्व सैनिक हैं, ऐसे रक्षा विशेषज्ञ हैं, ऐसे राजदूत हैं जिन्होंने चाइना के अंदर कई वक्तों तक कार्य किया। सरकार को चाहिए उनके साथ बैठ के मीटिंग करे, सर्वदलीय मीटिंग बनाए, उनसे राय लेके, उनके तजुर्बे को लेके चाइना की नीतियों के ऊपर एकदम अंकुश लगाए और इससे पहले कि चाइना फिर दोबारा से 1962 की कोई कार्रवाई करे, हमें उस तरह से पूरी तरह सचेत होना चाहिए। बनिस्बत अपने घर में बैठकर अगर हम अपनी सरकार पे प्रेशर करते हैं और सरकार जाए उधर जवाब देने के, सारा जोर कांग्रेस को सच बोलने की, उसकी सच्चाई को छुपाने में लगा देती है। इस स्थिति से सरकार को बाहर आना चाहिए। विपक्ष का काम सरकार को आगाह करना है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जिस देश के अंदर विपक्ष मजबूत नहीं होगा सरकार उसकी कार्य नहीं कर पाएगी। और ये सरकार तो कई साल तक विपक्ष की भूमिका निभा चुकी है, उसके बाद भी विपक्ष नहीं समझती। तो ये नासमझियां सरकार को छोड़नी चाहिए और वक्त बहुत गंभीर है, इसके लिए मिल के बैठ के हमें देश की सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अमित मल्होत्रा जी, जब कोरोना आया तब यहाँ पर दुनिया भर के देशों में जो कुछ भी मेडिकल फैसिलिटीज थी, उनकी जो कितनी तैयारी थी उसके बारे में जो है वो सारी चीजें खुलकर सामने आ गई। किस तरीके से देश जो है वो जूझते नजर आए स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर, कितनी व्यवस्थाएं यहाँ पर थी, ये सभी ने देखा। किसी एक देश की बात नहीं, हर एक देश, अमेरिका जैसा देश भी यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी, व्यवस्थाएं थी, उनका इंतजाम करने के लिए जूझता नजर आया। अब यहाँ पर बात आ गई है इस हाइब्रिड वॉरफेयर की, जिस तरीके से जासूसी करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है। तो क्या यहाँ पर ये कहा जाए कि एक अटैक वाली जो बात है, अटैक हो गया है या करने की कोशिश पूरी है, लेकिन इससे बचाव के लिए कितनी तैयारी दिखाई देती है? कौन कितना इससे खुद को महफूज रख सकता है? हमारे देश में, हमारी कंट्री में आप जो लोग भी है थोड़े से भी अपने आप को सचेत करना चाहते हैं, तो वो थोड़ी सी अवेयरनेस खुद ही लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमारी नहीं, लोग तो ठीक है, जागरूक हैं या कितने हैं नहीं हैं यहाँ पर, क्योंकि आम लोगों की जासूसी नहीं करवाई गई है चाइना की तरफ से। उन तक तो यहाँ जो उसका प्रोपेगेंडा है या मेन जो उसका मोटो है, जानकारी फैलाना है। किस तरह की जानकारी हो सकती है ये दूसरी अलग बात है, चर्चा का विषय। लेकिन सरकारें इसको लेकर कितनी जागरूक दिखाई दे रही हैं, कितनी तैयार हैं साइबर सिक्योरिटी के मामले को लेकर? पूरी मामले को लेकर जागरूक है, तो अपने फोनों को, अपने सर्वर्स को, अपने सिस्टम को प्रॉपर स्कैनिंग करा जा रहा है, ताकि कोई भी ऐसा मतलब इंफॉर्मेशन हमारी चीज ना हो पाए। तो हमारी सरकार ने तीन उत्तम स्टेप्स उठाए कि अपने सर्वर में, जैसे कि हमारा जो भी बैंडविड्थ होती है, या हमारे जो भी सर्वर से इंडिया से बाहर है, तो हमारा डाटा सारा ट्रांसमिट होकर बाहर से घूम के फिर हमारे पास आता है। तो हमारी सरकार ने इन चीजों के ऊपर भी कुछ सिचुएशन लगाई है, ताकि हमारा डाटा जो है बाहर एकदम मिल जाए। तो हमारी डाटा को बिल्कुल सिक्योर वे में एनक्रिप्शन के फॉर्म में भेजा जा रहा है, भेजा जा रहा है, ताकि चाइना तक या किसी और कंट्री तक हमारा कोई भी ऐसा पर्सनल डाटा की जानकारी लीक ना हो, जिससे कि वो हम पे ही दावी कर सकते। अमित जी, ऐसे कौन कौन से और दूसरे माध्यम हो सकते हैं जो जिनमें सेंध लगाई जा सकती है और जिनसे जुटाई गई जानकारी बेहद घातक हो सकती है? और साथ ही इस तरह के माध्यमों से ली हुई जानकारी और ये जो माध्यम हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, ये कितने ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं? मैम देखिए, जहाँ पे आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, तो आप मान लीजिए कि आप सेफ नहीं है, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा वर्ल्ड है, ऐसा जाल है जहाँ पे हम कनेक्ट होते पूरे वर्ल्ड से ऑलरेडी कनेक्टेड हो जाते हैं। तो जब हम इंटरनेट से कनेक्टेड हो गए, तो हम पूरे वर्ल्ड से एक टाइम पे कनेक्ट हो गए, तो हमारी प्राइवेसी नाम की चीज रही नहीं है सिस्टम। तो प्राइवेसी जब हमारी रही नहीं गई, तो हम लोग कहाँ से अपने सिक्योर मार लेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि सिक्योरिटी इज मिल, मतलब सिक्योरिटी तो एक नाम की चीज है बस, कि हम अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। लेकिन जब हम इंटरनेट से कनेक्टेड हो गए, तो हम मतलब अपने आप को सिक्योर मान नहीं कर सकते। आपके फोन, ये जो आपका फोन है, ये सबसे डेंजरस डिवाइस है। इसके अंदर अगर आपने पासवर्ड भी लगाया, थंब लॉक भी लगाया, सब कुछ लगाया, उसके बावजूद भी आपका पूरा का पूरा डाटा ट्रांसफर होता है, आपके कॉन्टेक्ट जाते हैं, इवन आपकी लाइव लोकेशन, आपकी मोबाइल से फोटो, आपकी लाइव कन्वर्सेशन तक जाती है। तो अब तक हम लोग पूरी सिक्योरिटी को लेकर जिस तरह अच्छे एंटीवायरस लगा रहे हैं, जिस तरह लॉक लगा रहे हैं, थंब लॉक लगा रहे हैं, डेस्क लॉक लगा रहे हैं, उन चीजों के बावजूद हमारा डाटा पूरा का पूरा शेयर हो रहा है। नेक्स्ट एक लाइव आपको डेमो भी दे सकता हूँ कि कैसे हमारा फोन हैक होता है और हैकर्स कैसे हमारे फोन के थ्रू एक्सेस पाके हमारी पूरी निजी जानकारी को रिसीव करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पे हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो सिक्योरिटी हमारी बिल्कुल जीरो लेवल की होगी, क्योंकि क्या है कि इंटरनेट से जब हम कनेक्टेड हो गए, तो हम
सिक्योर अपने आप को मान भी नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि जैसे टूल्स होते हैं उनके द्वारा जो हमारे पैकेट आते हैं और जाते हैं सर्वर से, उनको हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं, जो उनको स्कैन कर सकते हैं, तो उनके से हम लोग सेव अपने आप को थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो क्या लगता है यहाँ पर जो हमारा तकनीकी तंत्र है, सुरक्षा तंत्र है, वो इन सब चीजों को रोकने के लिए पूरी तरह से अभी सक्षम है, या इस मामले में और क्या किया जा सकता है? सरकारें क्या कदम उठा सकती हैं इसमें? मैम, सारे देशों में क्या चीज होता है, सर्च नाम की होती है। सर्च का मतलब है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ये एक ऐसी टीम होती है जो कि पूरे वर्ल्ड में सबकी अपनी सर्च है। जैसे हमारी है search.in, हमारी इंडिया की टीम है, तो यूके की यूके है, तो इससे भी सर्च क्या करती है, हर देश की जब भी एक साइबर अटैक होता है तो उसकी जो भी पैरेलल वल्नरेबिलिटीज होती हैं, जो लूपहोल्स होते हैं, कमियां होती हैं, उनको देख के उनको पैचअप करती है। तो इंडिया में भी जब ये साइबर अटैक की बात सामने आई है तो हमारे सर्च ने क्या किया है कि डार्क वेब पर जाके वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन को गैदर किया, और जिन कारणों से हमारा इंडिया हैक हो सकता था चाइना के थ्रू, उनके ऊपर सिक्योरिटी प्रदान करनी इन चीजों पे, और आगे स्टेप्स उठाइए ताकि हमारी इंडिया के ऊपर डायरेक्टली चाइना अटैक ना कर पाए। लेकिन क्या है कि अगर किसी के सिस्टम के थ्रू अगर हमारे इंडिया पे अटैक कर देता है तो उसमें भी सर्च कुछ नहीं कर सकती। Yes. मेजर जनरल रंजीत सिंह जी, यहाँ पर जैसा हम बात कर रहे हैं कि हम जमीन पर युद्ध लड़ने के लिए तो पूरी तरीके से चाइना से तैयार हैं, लेकिन क्या वाकई चाइना जो है करेगा, जमीन पर युद्ध करने की तैयारी कर रहा है चाइना, या फिर जो दूसरा युद्ध है वही छेड़ना चाहता है? कैनाथ जी, ये कुछ दिन पहले ही इंडिया ने इसको सरप्राइज दिया। तब चाइना की इंटेलिजेंस कहाँ गई थी? जब हेलमेट टॉप हमने पकड़ा, ब्लैक टॉप हमने पकड़ा, मगर इंडिया है, रेजांगला और रेंचुला और जो स्टैंगूर लेक का जो गैप है उसके ऊपर हम बैठे हैं, लेकिन लेक का जो किंगडम फ्लोर के ऊपर है पर हम बैठे हैं। तब चाइना की इंटेलिजेंस कहाँ गई थी? तो इसलिए जो ग्राउंड में पकड़ा रहेगा ही विल बी द विनर, हम करेंगे। तो इसलिए ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आज इंडिया की जो पोजीशन है, वेपन्स के अंदर देख लीजिए, मोराल के लिए देख लीजिए, लीडरशिप देख लीजिए, डिप्लोमेसी देख लीजिए, ये चोरी का कार्य तो चाइना तुमसे कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट के पिछले 30-40 साल से इंटरजेंसी करवा रहा है, चाइना ने क्या कर लिया? तो इसलिए ये चाइना ये अकेले करता रहेगा, ये चाइना की पॉलिसी है। लेकिन अब चाइना गिर रहा है पूरे वर्ल्ड से, और वो डरा हुआ है, तो बहुत ही जल्दी चाइना के ऊपर और ज्यादा दबाव डलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इंडिया पूरा तैयार है। इंडिया का वारशिप साउथ चाइना सी में है, ये आज तक कभी हुआ है? इतनी बड़ी एग्रेसिव जो कोस्टल इंडियन डिफेंस फोर्सेज रही है, और लीडरशिप को भी मैं सलाम करता हूँ। देखता हूँ आज जो हमारे पास हथियार आए हैं, एयरक्राफ्ट आए हैं, रशिया आते हैं। चलिए अर्चना शर्मा जी, कितनी अभी और ज्यादा हमें सचेत रहने की और सतर्क रहने की अब जरूरत है चाइना के खिलाफ, और अब रणनीति कितनी और बदलनी चाहिए चाइना के लिए भारत को? ये बात सही है कि हमें सचेत रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के उस पर हो या बॉर्डर पर हो, कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हम अलर्ट हैं। और हमारी गवर्नमेंट, मैं ये कह सकती हूँ बिल्कुल विश्वास से कि हमारी गवर्नमेंट जो है पुरानी सभी सरकारों से ज्यादा अलर्ट है इस समय, और इस समय ज्यादा तैयारियां हैं। हमें किसी प्रकार की चिंता करने की या कोई भी पेन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे एक्सपर्ट हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी से एक्सपर्ट, बल्कि हमारी सरकारों ने हमारी इस समय की, चाहे वो आर्मी हो चाहे नेवी हो, हर एक को सशस्त्र इतने वेपन्स, इतने हथियार, इतनी खरीद के दिए हैं कि हमें डरने की या कोई भी पेन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार पूरी तरह सक्षम है, ये मैं भरोसे के साथ अपने देशवासियों से कह सकती हूँ सरकार की तरफ। चंद्रमोहन शर्मा जी, जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए, देश बिल्कुल हमारे देश के सैनिकों की आस में सुरक्षित है। हमारे देश का हर सैनिक बॉर्डर पे डटा हुआ है, लेकिन सरकार इसमें कुछ दिखे तो देश का नागरिक, भारतीय नागरिक सैनिक बन के बॉर्डर पे खड़ा है, वो जागा हुआ और जाग के चाइना को जवाब देने के करता है। लेकिन हमारी सरकार फिर अपनी मौखिक प्रशंसा की नीति के अंदर आंखों पे पट्टी बांध के सुन है, उसको जगाने की जरूरत है, वो जागे। अमित मल्होत्रा जी, जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया। भारतीय नागरिक हूँ, लेकिन मैं फिर भी सरकार को कहता हूँ कि सरकार को जानना चाहिए और चाइना पे किसी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अमित जी,
अमित जी, जल्दी से कि अभी जो जिस मोर्चे पर हम सामरिक मोर्चे पर तो पूरी तरीके से मजबूती से डटे हैं, लेकिन यहाँ पर तकनीकी क्षेत्र में और कितनी ज्यादा मजबूती की है जरूरत? मैम, साइबर को लेके काफी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं गवर्नमेंट के पास, और काफी ज्यादा हम लोग इसको लेके मुकाबले कर रहे हैं। तो हमारे गवर्नमेंट की फैक्ट्री में बन गई, साइबर क्राइम के सेल भी बन गए हैं। तो साइबर क्राइम की देखिए हमारी सरकार काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है, और मेरा जहाँ तक विश्वास है कि चाइना इतनी इजली हमारे इंडिया पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम भी आजकल चल है साइबर के मामले में। तो अगर चाइना भी टेक्नोलॉजी में ऊपर है तो हम, लेकिन बिल्कुल यहाँ जरूरत होगी उन ऐसी सूचनाओं पर नजर बनाए रखने की जो लोगों में जो है घृणा फैलाती हैं, एक समुदाय या दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काने का काम करती हैं। ऐसी सूचनाओं पर रोक लगाने या प्रतिबंध लगाने के लिए जरूर जल्द से जल्द कदम उठाने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दूसरे देशों के बारे में जानकारियां जुटाने यानी जासूसी कराने को चीन हाइब्रिड वॉरफेयर का नाम देता है। रूस के बिना युद्ध के ही क्रीमिया में सफलता के बाद अब हर दूसरा देश हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि चीन की तुलना में किसी ने इसका व्यापक इस्तेमाल नहीं किया। चीन ने इसका व्यापक धन और प्रोपेगेंडा के जरिए दुश्मन को परास्त करने की है। तो जरूरत यहाँ पर चीन के छुपे हुए इस हिडन एजेंडे को समझने की है और ज्यादा सतर्क रहने की है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।